नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसे किरदार की कहानी पर बात करने वाले हैं जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा ही बदल के रख दिया। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक गजब का रणनीतिकार, और दिलचस्प बात यह है कि एक बहुत ही उम्दा लेखक भी। इसी शख्स ने भारत में उस विशाल मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी जिसके बारे में हम सबने पढ़ा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक सफर पर चलते हैं। जरा सोचकर देखिए, सिर्फ 12 साल की उम्र। आजकल 12 साल के बच्चे क्या करते हैं, लेकिन बाबर इस उम्र में पहली बार फरगाना की गद्दी पर बैठा था। इतनी छोटी सी उम्र में राजा बनना कोई परी कथा नहीं थी। गद्दी पर बैठते ही भारी दबाव, अपनों की बगावत और लगातार जानलेवा हमलों का सामना करना पड़ा। ये कोई फूलों की सेज नहीं थी, बल्कि सच कहें तो एक कांटों का ताज था। आज की इस चर्चा में हम इस पूरी कहानी को कुछ अहम हिस्सों में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बाबर का शुरुआती जीवन और उसके संघर्ष, फिर भारत पर उसका ऐतिहासिक आक्रमण, उसके बाद साम्राज्य विस्तार के लिए लड़े गए लगातार युद्ध, फिर उसके शासन का तरीका और सांस्कृतिक योगदान, और आखिर में उसकी मृत्यु और एक ऐसी विरासत जो सदियों तक कायम रही। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, प्रारंभिक जीवन और संघर्ष, द बॉय किंग। इस युवा राजा की कहानी शुरू होती है 14 फरवरी 1483 को अंदेजान नाम की जगह पर, जो आज के उज़्बेकिस्तान में पड़ता है। वहां उमर शेख मिर्जा के घर बाबर का जन्म हुआ था। अब बाबर की पारिवारिक पृष्ठभूमि यानी वंशावली कोई आम वंशावली नहीं थी। ये बेहद शक्तिशाली और खौफनाक थी। अगर पिता की तरफ से देखें तो वो महान और खतरनाक विजेता तैमूर का वंशज था, और माता की तरफ से सीधा नाता था चंगेज खान से। तो हम कह सकते हैं कि इन दो बेहद ताकतवर खून के मिलाप ने उसे जन्म से ही जीतने का जज्बा और एक बेजोड़ सैन्य रणनीतिकार बनने का हुनर दे दिया था। पर जैसा कि हमने पहले कहा, शुरुआत बिल्कुल भी आसान नहीं थी। शुरुआती दौर ऐसा था कि बाबर को मध्य एशिया में अपनी ही मातृभूमि छोड़नी पड़ गई। समरकंद जैसी मशहूर जगहों पर उसने कई बार कब्जा जमाया, लेकिन हर बार वो हाथ से निकल गया। खैर, हार मान लेना उसके स्वभाव में नहीं था। 1504 में उसने एक बड़ा दांव खेला और काबुल पर अपना कब्जा जमा लिया। ये सच में एक मास्टर स्ट्रोक था, एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम। अब काबुल में एक सुरक्षित और मजबूत ठिकाना मिल जाने के बाद उसकी नजरें मुड़ी एक ऐसे इलाके की तरफ जो उस वक्त राजनीतिक रूप से काफी कमजोर और बटा हुआ था, और वो इलाका था भारत। और यहीं से हमारी कहानी के दूसरे और सबसे अहम हिस्से की शुरुआत होती है, भारत पर ऐतिहासिक आक्रमण, टर्निंग पॉइंट। काबुल को अपना पक्का बेस बनाने के बाद बाबर का पूरा ध्यान भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक हालात पर गया। उस वक्त दिल्ली में इब्राहिम लोधी का शासन था, लेकिन अंदरूनी कलह और राजनीतिक कमजोरी ने पूरे ढांचे को खोखला कर दिया था। बाबर के लिए सच में ये एक बहुत बड़ा मौका था। और फिर आया साल 1526, पानीपत का पहला युद्ध। ये इतिहास के सबसे बड़े और निर्णायक मोड़ों में से एक है। एक तरफ इब्राहिम लोदी की विशाल सेना और दूसरी तरफ बाबर। इस लड़ाई की सबसे खास बात क्या थी? वो थी नई तकनीक। बाबर ने भारत में पहली बार युद्ध के मैदान में तोपों का, गन पाउडर का ऐसा जबरदस्त और अचूक इस्तेमाल किया जिसने लोधी की सेना को हैरान कर दिया। नतीजा, बाबर की एक शानदार एक तरफा जीत और सीधे दिल्ली की सत्ता पर उसका कब्जा। बस इस एक युद्ध ने पूरे भारत की सत्ता का पासा पलट कर रख दिया। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, साम्राज्य विस्तार के युद्ध, अनस्टॉपेबल मोमेंटम। देखिए, पानीपत की जीत तो बस एक ट्रेलर था, महज एक शुरुआत। इस नई नवेली सत्ता को टिकाए रखने और फैलाने के लिए बाबर ने युद्धों की एक ऐसी तेज और अजेय श्रृंखला शुरू की जिसने मुगल सत्ता की जड़ों को भारत की जमीन में बहुत गहराई तक गाड़ दिया। बाबर की इस रफ्तार को समझना वाकई बहुत दिलचस्प है। ध्यान दीजिएगा, 1526 में पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया। ठीक अगले साल 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा पर एक बहुत ही मुश्किल और निर्णायक जीत हासिल की। सिलसिला यहीं नहीं रुका। 1528 में चंदेरी के मैदान में मेदिनी राय को शिकस्त दी, और ठीक उसके बाद 1529 में घाघरा के युद्ध में अफगान सरदारों को भी हरा दिया। हर साल एक नया युद्ध, हर साल एक नई जीत। लगातार 4 सालों की इन 4 बड़ी जीतों ने किसी भी तरह के विरोध को कुचल दिया और मुगल सत्ता को पूरी तरह से स्थापित कर दिया।
चलिए अब इस कहानी के एक बिल्कुल अलग पहलू की तरफ मुड़ते हैं, हमारे चौथे हिस्से में शासन और सांस्कृतिक योगदान, युद्ध के मैदान से परे। एक क्रूर विजेता या हमेशा जंग लड़ते रहने वाले इंसान की छवि से अलग ये जानना काफी अचंभित करता है कि बाबर एक बहुत ही सूझबूझ वाला प्रशासक और एक सच्चा कला प्रेमी भी था। अगर हम बाबर के व्यक्तित्व को देखें तो उसके दो बिल्कुल अलग रूप नजर आते हैं। एक तरफ है तलवार, जो बताती है कि कैसे उसने तोपों और घुड़सवारों के बेहतरीन तालमेल से एक सख्त और मजबूत केंद्रीय शासन की नींव रखी, और दूसरी तरफ है कलम। जिंदगी भर खून खराबा और युद्ध देखने वाले इस इंसान को कला, साहित्य और प्रकृति से बेहद गहरा लगाव था। क्या हम जानते हैं कि भारत में सम्मित यानी बिल्कुल नाप तोलकर बनाए गए खूबसूरत चारबाग शैली के बगीचों की शुरुआत इसी ने की थी? और उसके इस बौद्धिक या वैचारिक पहलू की सबसे बड़ी मिसाल है बाबरनामा। ये बाबर की अपनी लिखी हुई आत्मकथा है, और ये सिर्फ तारीखों या जीती गई लड़ाइयों का कोई सूखा सा ब्यौरा नहीं है। इसमें उसके अपने जीवन के कड़े संघर्ष, भारत के मौसम, यहाँ के जानवरों, पौधों और यहाँ के लोगों के बारे में बहुत ही बारीकी से लिखा गया है। बाबरनामा पढ़कर ये साफ हो जाता है कि मुगल साम्राज्य का ये संस्थापक जितना खतरनाक मैदान जंग में था, उसका कलम पर भी उतना ही शानदार कब्जा था। अब हम पहुंचते हैं अपने अंतिम और 5वें हिस्से पर, मृत्यु और स्थायी विरासत, एक नए युग की शुरुआत। इतने बड़े साम्राज्य को खड़ा करने और एक जीवन में इतना कुछ हासिल करने के बाद इस सफर का अंत कैसे हुआ और आने वाले कल के लिए क्या विरासत बची, आइए इसे समझते हैं। 26 दिसंबर 1530 ये वो दिन था जब आगरा में बाबर ने अपनी आखिरी सांस ली। लेकिन इस घटना से एक बहुत ही भावुक बात जुड़ी है। देखिए, भारत में एक इतना विशाल साम्राज्य बनाने के बाद भी ऐसा कहा जाता है कि बाबर का दिल हमेशा अपनी सबसे पसंदीदा जगह यानी काबुल में ही अटका रहा, और इसी वजह से आगरा में निधन होने के बावजूद बाद में उसे काबुल ले जाकर दफनाया गया। उसकी असली कब्र आज भी काबुल में ही है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। अपने ही घर से निकाला गया, हर तरफ से दुश्मनों और मुश्किलों से घिरा एक महज 12 साल का लड़का आखिर कैसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक की नींव रखने में कामयाब हो गया? सच तो ये है कि उसकी कमाल की सैन्य समझ, बेखौफ साहस और कभी हार न मानने की जिद नहीं इस मुगल साम्राज्य का वो बीज बोया जिसे आगे चलकर उसके वंशजों ने एक विशाल साम्राज्य बना दिया और इतिहास में एक पूरी तरह से नए युग की शुरुआत हुई। इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।